निहारिका घर से बाहर निकल कर आ और मेरे 4 मंजिल वाले घर को देख। मैं अपने कमरे की बालकनी पर खड़ी हूँ। सिमरन के कहने पर निहारिका घर से बाहर निकलती है और अपनी दोस्त का 4 मंजिल का ससुराल देखकर उससे कहती है, अरे तू तीसरी मंजिल पर है। वैसे तेरी किस्मत अच्छी है, तू हमेशा से चाहती थी ना कि तुझे 4 मंजिल का ससुराल मिले। ले मिल गया 4 मंजिल का ससुराल। वो तो है, और अच्छी बात यह है कि मेरी 4 नंद है और 3 शादीशुदा है। जब मेरी तीनों नंद अपने ससुराल चली जाएंगी ना, तब तुम मुझसे मिलने मेरे घर आती रहना। और हाँ, तू भी अपने पति से कहना कि 1 मंजिल के घर से कुछ नहीं होता, 4 मंजिल का मकान बनवाए। सिमरन, मुझे जितना मिला है मैं उतने में भी खुश हूँ। और वैसे भी समीर जी कह रहे थे अभी थोड़ी पैसों की कमी है, इसलिए 2nd फ्लोर नहीं बनवाया। पर तू चिंता मत कर, बहुत जल्द मेरा घर भी 1 मंजिल से 2 मंजिल का हो जाएगा। इस तरह दोनों दोस्त बात करके अंदर चली जाती हैं और निहारिका अपनी अमीर दोस्त को देखकर खुश होती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, मैं बार बार भूल क्यों जाती हूँ कि मेरा 4 मंजिल का ससुराल है। 4थी मंजिल से काम करना शुरू करना पड़ेगा। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हो? हम चारों के होते हुए आपको काम करने की जरूरत नहीं है। हमने 4 मंजिल की सफाई कर दी है। आप चारों कितने अच्छे हो, मुझे कुछ करने ही नहीं देते। पर आज खाना मैं ही बनाऊंगी। माफ करना भाभी, पर मैंने तो खाना बना दिया है। पर कोई बात नहीं, जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तब आप अपने 4 मंजिल मकान में आराम से अपनी मर्जी का खाना बनाकर खाना। कविता की बात सुनकर सिमरन हंसने लगती है। अब चारों नंद भाभी एक साथ बैठकर खाना खाती हैं और तभी सिमरन को याद आता है कि निहारिका को भरवा भिंडी बहुत पसंद है। इसलिए वो थोड़ी सी भरवा भिंडी लेकर नीचे जाती है और अपनी दोस्त के पास जाकर उससे कहती है, ये ले निहारिका, और खाकर बता मेरी नंद के हाथ का खाना तुझे कैसा लगा। सिमरन बेटा, खुश नसीब हो तुम जो ऐसे घर में आई। चारों ही बहन बहुत अच्छी हैं। इसी तरह अपनी सारी नंद के साथ अच्छे से रहना। बेचारी 3-4 दिन की मेहमान है, उसके बाद अपने ससुराल ही जाएंगे। अपनी दोस्त और उसकी सास से बात करके सिमरन फिर से अपने 4 मंजिल के घर में जाती है और सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते थक जाती है और कमरे में पहुंचती है। तभी उसकी एक नंद उसके लिए पानी लेकर आती है। भाभी, 3 मंजिल चढ़कर आप थक गई होंगी ना, ये लीजिए पानी पी लीजिए। आप चारों बहन मेरा कितना ख्याल रखती हो। सिमरन अपनी चारों नंद से काफी खुश रहती है। समय यूं ही बीतता है और देखते ही देखते सिमरन की शादी को 2 महीने हो जाते हैं। पर अब तक उसकी तीनों नंद अपने ससुराल नहीं जाती और तो और अब सिमरन को अपने घर के काम भी करने पड़ते हैं, जिस वजह से वो अब चिड़चिड़ी रहने लगती है। भाभी, आपने मेरे लिए 2 रोटी बना देना। बिना रोटी खाए ना मेरा पेट नहीं भरता। माफ करना दीदी, मुझसे रोटी नहीं बनाई जाएगी और मैंने चावल बना दिए हैं। वो कौन खाएगा? और वैसे भी थोड़ी ही देर में दीपक जी आते ही होंगे। उन्होंने कहा था कि आज उन्हें चावल खाना है। कोई बात नहीं भाभी, पायल के लिए रोटी मैं बना दूंगी। आप बहुत थक गई होंगी ना, आराम कर लीजिए। इन चारों ने तो कसम खा ली है मेरा खून पीकर ही मानेंगी। अब इसकी वजह से चावल बचेगा और दीपक नाराज होंगे। जो सिमरन अब तक अपनी 4 नंद से खुश थी, अब वही सिमरन अपनी 3 शादीशुदा नंद से जलने लगी थी। ऐसे ही एक दिन उससे मिलने उसकी दोस्त निहारिका 3 मंजिल की सीढ़ियां चढ़कर उसके कमरे में आकर बैठती है। यार सिमरन, तू कैसे रहती है? मैं तो सीढ़ियां ही चढ़कर थक गई हूँ। अरे तू मुझे बता देती, हम नीचे ही बैठ जाते। कोई बात नहीं भाभी, अब आपकी दोस्त आ ही गई है तो आप दोनों बातें कर लीजिए। और निहारिका भाभी, आप मुझे बता दीजिए आपके लिए मैं क्या बनाऊं। नहीं कविता, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं तो यहाँ बस अपनी दोस्त से मिलने आई थी। निहारिका से बात करते हुए कविता भी वहीं पर बैठ जाती है। कुछ देर में सिमरन की बाकी नंद वहां आके बैठ जाती हैं और निहारिका से बातें करने लगती हैं। ये देख मन ही मन सिमरन खुद से कहती है, आ गई चारों की चारों जासूसी करने के लिए। मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई है, ये नहीं कि थोड़ी देर अकेला छोड़ दूं। अब तो मुझे ये चारों खटकने लगी है। ये तीनों अपने ससुराल जाने का नाम नहीं ले रही और ये चौथी मेरे सर पर तांडव कर रही है। इसकी शादी करवानी पड़ेगी। अब निहारिका अपनी दोस्त से बात करके वापस 4 मंजिल की सीढ़ियां उतर कर नीचे अपने घर आती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन मोहल्ले में दोनों दोस्त सब्जियां ले रही होती हैं और सब्जियां लेती हुई सिमरन निहारिका से कहती है, यार मेरी तीनों नंद तो जाने का नाम ही नहीं लेती। लगता है अपनी बहन की शादी देखकर जाएंगी। इसीलिए सोच रही हूँ उस सपना की शादी जल्द से जल्द करवा दूं। अगर तेरी नजर में कोई लड़का है तो बता। सिमरन, तू ऐसी कब से हो गई? ऐसी बातें कब से करने लगी? तेरी नंद अभी ज्यादा बड़ी नहीं है, 1-2 साल रुक जा। निहारिका, अगर मैं 1-2 साल रुक गई ना तो मेरी वो तीनों शादीशुदा नंद जो अपने ससुराल जाने का नाम नहीं लेती, वो यहाँ से हिलेंगी भी नहीं। जितने दिन ससुराल में नहीं रहते उससे ज्यादा मायके में पड़ी रहती है। एक जाती है तो 2 बैठी रहती। इसीलिए इस चौथी की शादी जल्दी से करके निपट लूं ताकि वो अपने घर में पड़ी रहे। सिमरन, ऐसा मत बोल, तेरी चारों नंद बहुत अच्छी हैं। मेरी तो नंद मैरिड है और घर आती है और घर में किसी का होना भी अच्छा है। ऐसे तो तू अकेली हो जाएगी।
तुम्हारी नंद आती है और 2 दिन रुककर चली जाती, पर मेरी नंद, मैं जब से यहाँ आई हूँ यहीं पड़ी हुई है। और वैसे भी मेरा 4 मंजिल का ससुराल है। अगर ये चारों यहाँ से नहीं जाएंगी तो मेरा 4 मंजिल का घर हथिया लेंगी। इसीलिए सोच रही हूँ इन चारों को जल्दी से यहाँ से रवाना करूँ, ताकि मैं अपने घर में आराम से रह सकूं। और रही अकेले की बात, तो मेरे पति मेरे साथ है ना, मैं अकेली नहीं हूँ। इतना बोलकर सिमरन सब्जी लेकर ऊपर अपने घर में चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और अब धीरे धीरे सिमरन की नाराजगी उसकी चारों नंद के सामने जाहिर होने लगती है। तभी तो जब चारों नंद सुबह नाश्ता पर रही होती हैं तो दीपक सपना को 2 फोटो देते हुए कहता है, सपना, तुम्हारे लिए 2 रिश्ते आए हैं। अब तो मुझे बता दो तुम्हें कौन सा लड़का पसंद है। सिमरन, मैं ऑफिस जा रहा हूं तो मुझे फोन कर देना। जो भी मेरी बहन का फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। दीपक के जाते ही सपना रोने लगती है और इस शादी के लिए मना करती है, जिस पर भड़कती हुई सिमरन अपनी नंद से कहती है, क्यों नहीं करनी शादी? अभी 22 साल की हो, शादी होते होते 23 साल की हो जाओगी। सारी जिंदगी मायके में ही पड़ी रहना है क्या? तुम्हारी 3 बहन ने भी तो शादी करी, तुम्हारी वजह से वो यहाँ रहती है। उन्हें भी तो अपना ससुराल संभालना है। सारी जिंदगी अपनी कुंवारी बहन को ही थोड़ी ना देखना है। भाभी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? वो इसलिए क्योंकि आप तीनों अपने ससुराल से ज्यादा मायके में पड़ी रहती है और सपना इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा रही है। सिमरन अपनी नंद से बुरी तरह बात करके सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद सपना इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। और उसके हाँ करते ही कुछ ही महीने में सिमरन अपनी चौथी नंद की भी शादी कर देती है। और शादी के बाद जब तीनों नंद अपना सामान पैक करके घर से जाने लगती हैं तो सिमरन उनसे कहती है, अब जा रही हो तो 1 हफ्ते में वापस मत आ जाना, 1 साल बाद ही आना। बार बार बेटियों का मायके आना सही नहीं होता। सिमरन, तू अपनी नंद से कैसी बातें कर रही है? देखना, तेरी चारों नंद के जाने के बाद तुझे अपनी गलती का एहसास होगा। सिमरन की ऐसी बातें सुनकर निहारिका को भी काफी बुरा लगता है और वो बिना सिमरन से मिले वहां से चली जाती है। साथ ही सिमरन की तीनों नंद भी अपने ससुराल चली जाती है और सिमरन अपने घर में अकेली रहती है और अकेले सारा दिन घर के कामों में लगी रहती है, जिस वजह से दोनों दोस्त आपस में अब बात भी नहीं कर पाती। ऐसे ही एक दिन सिमरन सीढ़ियों पर झाड़ू लगा रही होती है। हे भगवान, 4 मंजिल की सफाई करते करते मेरी कमर टूट गई। वो चारों इस घर में जब तक बोझ बनकर थी तब तक मुझे आराम तो मिलता था, पर जब से गई हैं सारा दिन काम करने में निकल जाता है। शाम को दीपक से कहूंगी एक नौकरानी रख ले। इतना बोलकर थकी हुई सिमरन जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतरती है उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है। हे भगवान, इस घर में कोई है भी नहीं, किससे मदद मांगू? कोई है, मुझे अस्पताल ले चलो, मेरी कमर टूट गई, मुझसे उठा नहीं जा रहा। सिमरन दर्द से करहा रही होती है कि तभी उससे मिलने के लिए निहारिका आती है और अपनी दोस्त को गिरा देख उसे जल्दी से अस्पताल ले जाती है। और जब इस बारे में उसकी चारों नंद को पता चलता है तो वो अपनी भाभी से मिलने अस्पताल आती है। एक बहन उसके लिए जूस लाती है, दूसरी फ्रूट्स लाती है, तीसरी डॉक्टर से बात कर रही होती है, तो वहीं उसकी चौथी नंद उसकी सेवा में लगी होती है। ये सब देखकर सिमरन को अपनी गलती का एहसास होता है। निहारिका, तुम सही कहती थी, मेरी चारों नंद बहुत अच्छी है। इनके जाने के बाद मुझे समझ आया कि घर में किसी का होना भी बहुत जरूरी है। वो तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि तुम मुझसे मिलने आई और मुझे हॉस्पिटल लेकर आ गई, वरना आज तो मैं तड़पती रह जाती। चलो, देर से ही सही, पर तुम्हें मेरी बहनों की कदर तो हुई। अर्चना, मुझे तो तेरी बेटी बहुत पसंद आई। मैं तो यहाँ तुझसे मिलने आई थी, पर अब सोच रही हूँ कि लगे हाथ अपने बेटे का रिश्ता भी पक्का करती जाऊं। जहां भारती अपनी दोस्त की बेटी को देख उससे अपने बड़े बेटे का रिश्ता जोड़ देती है अपने सोने के कंगन पहनाकर, तो वहीं 2 दिन बाद जब विनोद अपने दोस्त से बिजनेस के सिलसिले में मिलने जाता है तो अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अपने छोटे बेटे का रिश्ता अपने दोस्त की बेटी रेशमा से कर देता है। अब तो हमारा बिजनेस और दोस्ती के साथ साथ हमारी रिश्तेदारी भी बढ़ेगी। लेकिन मेरी बेटी का ख्याल रखना, अगर उसे कुछ हुआ तो बिजनेस वाली ये डील भी खत्म होगी। अरे यार, तेरी बेटी मेरी बेटी, देखना नाजों से रहेगी वो। इस तरह विनोद और भारती दोनों ही अपने दोनों बेटों का रिश्ता पक्का कर देते हैं और बहुत जल्द राहुल और प्रदीप की शादी एक साथ हो जाती है। और शादी के बाद अब तुम दोनों दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। 1 सेकंड माँ जी, हमारा गृह प्रवेश है, ऐसे ही थोड़ी ना होगा। जेठानी जी, आप जेठ जी के साथ मेरे पीछे खड़े हो जाइए, मुझे एक सेल्फी लेनी है। आखिर इंस्टाग्राम पर पोस्ट भी तो करना है ना कि देवरानी और जेठानी की एक साथ गृह प्रवेश हुआ है। हाँ बेटा, लो ना फोटो। विनोद के कहने पर रेशमा अपनी जेठानी, जेठ और पति के साथ गृह प्रवेश की एक फोटो लेती है और उसी समय इंस्टाग्राम पर पोस्ट करती है।
#me and my जेठानी गृह प्रवेश। चलिए जेठानी जी, अब गृह प्रवेश करते हैं। रेशमा अब अपनी जेठानी के साथ गृह प्रवेश करती है। गृह प्रवेश के बाद कुछ रिचुअल्स करने के लिए भारती एक परात में दूध और कुछ गुलाब डालकर लाती है और उसमें अंगूठी डालकर अपनी दोनों बहुओं से कहती है, अब तुम चारों को अपने अपने साथी के साथ इसमें से अंगूठी ढूंढनी होगी, और जिसने अंगूठी ढूंढ ली समझना उसका हुक्म चलेगा जीवन भर उसके पार्टनर पर। फिर तो माँ आपका बेटा ही जीतेगा। वेट जेठ जी, अब क्या हुआ बहू, मुझे एक फोटो लेने दीजिए, आखिर हमारे पास ये याद ही तो बनकर रह जाएगी। इन्हें फोटो में कैद रहने दीजिए ताकि हम इन्हें देखकर याद कर सके कि शादी के बाद हमने कौन कौन से रिचुअल्स फॉलो किए थे, और मेरे फैंस को भी तो पता चले हमारे यहाँ की शादी कैसी होती है। अगर ऐसी बात है भाभी तो दीजिए, मैं आप लोगों की फोटो लेती हूँ। इतना बोलकर एक बार फिर रेशमा कुछ फोटो क्लिक करवाती है और उसी वक्त इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। कुछ देर बाद कोमल और प्रदीप अपने कमरे में जाते हैं, तो वहीं रेशमा और राहुल भी अपने कमरे में जाते हैं और अपने कमरे में जाते ही एक बार फिर रेशमा फोटो लेती है और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। क्या कर रही हो रेशमा? जब से आई हो इंस्टाग्राम पर कुछ ना कुछ पोस्ट ही कर रही हो। अब सो जाओ, कल तुम्हारी पहली रसोई है। आई नो राहुल की कल मेरी पहली रसोई है, मैं भी थक गई हूँ, पर शादी बार बार नहीं होती और मेरे फैंस को भी तो पता चलना चाहिए ना कि मेरा ससुराल में रूम कैसा है। इतना बोलकर रेशमा सो जाती है और अगली सुबह उठते ही वो सबसे पहले अपनी एक फोटो क्लिक करती है। #my first morning in ससुराल। इस तरह रेशमा उठने के बाद जब तैयार होती है तो फिर से अपनी फोटो लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद भारती की दोनों बहुएं बाहर आती हैं और भारती अपनी दोनों बहुओं को रसोई दिखाती है। माँ जी, मैं तो बहुत खुश हूँ अपनी पहली रसोई के लिए। आप बस मुझे बता दीजिए मुझे अपनी पहली रसोई में क्या बनाना है। बहू, वैसे पहली रसोई में तो कुछ अच्छा ही बनाया जाता है, पर तुझे जो आता है तू वो बना देना। हाँ, पर भाभी मीठे में खीर जरूर बना लेना। जहां भारती कोमल से पहले रसोई के बारे में बात कर रही होती है तो वहीं रेशमा फ्लैशबैक में चली जाती है। अरे यार, आज मेरी पहली रसोई है, तू बता ना मैं क्या बनाऊं और क्या पोस्ट करूं ताकि मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ जाए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से याद है जब तूने अपनी पहली रसोई की फोटो डाली थी तो एकदम से तेरी फैन फॉलोइंग बढ़ गई थी। ये सब सिर्फ पोस्ट से नहीं होता, पोस्ट की बैकग्राउंड पर भी चीज डिपेंड होती है। मेरी रसोई में पूरे पेड़ पौधे थे जो उसे एक अच्छा लुक दे रहे थे। लोगों को मेरी रसोई नेचर से जुड़ी लगी, उन्हें कुछ नया लगा। तुझे भी कुछ डिफरेंट करना होगा। छोटी बहू, तुम्हें क्या हुआ, क्या सोच रही हो? माँ जी, ये रसोई तो बड़ी साधारण सी है, मैं इस रसोई में फोटो क्लिक करके पोस्ट नहीं कर सकती, ऐसे तो मेरी फैन फॉलोइंग ही नहीं बढ़ेगी। आज सुबह ही मैंने अपनी दोस्त की सुंदर सी रसोई देखी थी, उसकी वजह से ही वो फेमस हुई थी, तो मुझे भी एक डिफरेंट टाइप की रसोई चाहिए। हाँ, मुझे अब शीशे की रसोई चाहिए जिससे आर पार दिखे, और अपना तो गार्डन का व्यू इतना अच्छा है, वो बहुत सुंदर लगेगा किचन के साथ। इसीलिए आप इस रसोई को शीशे की रसोई में बदल दीजिए, तभी मैं पहली रसोई करूंगी, अदरवाइज आई एम सॉरी। इतना बोलकर रेशमा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। अब भारती नाराज अपने पति के पास जाती है और सारी बात उसे बताती है। ये कैसी बला उठा कर ले आए हो तुम घर में? बोलती है रसोई को शीशे की रसोई बना दो, तभी पहली रसोई करूंगी। अब उसके चक्कर में क्या बड़ी बहू को भी रोक के रखूं, उसकी भी पहली रसोई ना होने दूं? और कैसे मैं इतनी अच्छी रसोई को शीशे की कर दूं? जब से आई है तुम उसकी सब बात मान रहे हो, समझाओ उसे, ये नहीं हो सकता। अरे भाग्यवान, वो अभी बच्ची है और बड़े ही नाजों से पली है। अपना बच्चा समझकर माफ कर दो। और वैसे भी हमें रसोई की मरम्मत तो करवानी ही थी। मैं कुछ अभी कारीगर को बुला देता हूँ। खिड़की, दीवार और स्लैब ही तो शीशे के बनवाने हैं, एक दिन में काम हो जाएगा। देखो, उसे खुश रखो। अगर वो नाराज हुई तो इससे बिजनेस पर असर होगा। वो मेरे बिजनेस पार्टनर की बेटी है, प्लीज मान जाओ। इस तरह विनोद रेशमा की पूरी करने के लिए कुछ कारीगर को घर में बुलाता है, जिसके बाद तुरंत घर में काम शुरू हो जाता है। अब कुछ कारीगर खिड़की बना रहे होते हैं तो कुछ स्लैब की कटाई कर रहे होते हैं, जिस वजह से कोमल की भी पहली रसोई नहीं हो पाती और सुबह के 11 बज जाते हैं। माँ जी, सुबह के 11 बज चुके हैं, किसी ने कुछ खाया भी नहीं है। मैं कुछ बना देती हूँ, इसी बहाने मेरी पहली रसोई भी हो जाएगी। और वैसे भी मुझे तो मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने की आदत है। मैं अभी कुछ ईंट जोड़कर छत पर मिट्टी का चूल्हा बना लेती हूँ और आप सबके लिए खाना बना देती हूँ। पर बहू, तेरी देवरानी की शीशे की रसोई में पहली रसोई होगी और तेरी मिट्टी के चूल्हे पर, ये मुझे ठीक नहीं लगेगा। तो क्या हो गया माँ जी, पहली रसोई की रस्म ही तो पूरी करनी है। अच्छा ठीक है बहू। भारती की मंजूरी मिलने पर कोमल छत पर जाती है और कुछ ईंट जोड़कर लकड़ियां जलाकर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। और ये देख रेशमा को बहुत अच्छा लगता है और वो अपनी जेठानी के पास आकर उसके साथ एक छोटी सी वीडियो शूट करती है।
हेलो दोस्तों, देखो मेरी ससुराल वाले कितने अच्छे हैं। मेरे एक बार कहने पर नीचे घर में शीशे की रसोई का काम चल रहा है। आज रात तक आप लोगों को मेरी शीशे की रसोई देखने को मिल जाएगी। और मेरी जेठानी, जो कि हम सबकी बहुत परवाह करती हैं, वो कितनी मेहनत से इस धूप में छत पर बैठकर मिट्टी के चूल्हे पर हम सबके लिए खाना बना रही हैं। अरे रेशमा, तुम क्या कर रही हो? हमारे बीच का प्यार लोगों को दिखा रही हूँ। #देवरानी जेठानी का प्यार। इतना बोलकर रेशमा वहां से चली जाती है और कुछ देर बाद सभी लोग एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। बाहू, वो तो तू थी जो हमें आज खाना नसीब हो गया, वरना हमें तो बाहर का खाना खाने की भी आदत नहीं है। हम तो भूखे ही मर जाते। माँ, ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आप इस घर के लिए बिल्कुल परफेक्ट बहू लेकर आई हैं, जो आजकल के दिखावे से बिल्कुल दूर रहती है। अरे तुम सब खाते हुए बस बात ही करते रहोगे या बहू को उसकी पहली रसोई का नेक भी दोगे? दीदी, आपको मुझसे पहले पहली रसोई नहीं करनी चाहिए थी। अगर हम दोनों एक साथ रात में पहली रसोई करते तो ज्यादा अच्छा लगता, पर कोई बात नहीं, आपकी पहली रसोई की वजह से हमें खाने को तो मिला। इतना बोलकर एक बार फिर रेशमा खाते हुए पूरे परिवार की फोटो लेकर इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है और पूरा दिन बीत जाता है और रात के 10 बजे तक रसोई का काम खत्म होता है। जिसके बाद सभी घर वाले मिलकर रसोई की सफाई करते हैं, तो वहीं अकेली कोमल छत पर बैठकर खाना बनाती है। और रसोई की सफाई होने के बाद बहू, तुम्हारे बोलने पर पूरी रसोई शीशे की बन चुकी है। स्लैब से लेकर दीवार तक, यहाँ तक कि तुम्हारे ससुर जी ने रसोई का दरवाजा भी शीशे का बना दिया है। अब जल्दी से पहली रसोई कर लो। माँ जी, मैं बहुत थक चुकी हूँ और दीदी ने खाना बना तो लिया। मैं एक काम करती हूँ, मैं आप लोगों के लिए मैगी बना देती हूँ और दीदी ने जो खाना बनाया है इसी रसोई में वो खाना गर्म कर देती हूँ। इसी बहाने मेरी पहली रसोई भी हो जाएगी और खाना भी वेस्ट नहीं होगा। इतना बोलकर रेशमा अपनी जेठानी का खाना रसोई में लेकर आती है और अपने हाथों से सारा खाना गर्म कर देती है और घर वालों के लिए मैगी बनाती है और अपनी शीशे की रसोई के साथ खाना बनाती हुई एक फोटो लेती है और इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर देती है। #माई फर्स्ट रसोई इन ससुराल। पहली रसोई। देवरानी जी, अगर इंस्टाग्राम पर आपने अपने शीशे की रसोई के साथ पोस्ट कर दी हो तो क्या हम सब खाना खाने चले? आप सब खा लो, मैं तो थक चुकी हूँ। कल से मैं अपने शीशे की रसोई संभाल लूंगी। गुड नाइट। इतना बोलकर रेशमा वहां से चली जाती है और पूरा परिवार विनोद की तरफ घूमने लगता है। जिसके बाद विनोद एक बार फिर अपनी बहू की बचकानी हरकतों पर पर्दा डालते हुए कहता है, अरे मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? रसोई की मरम्मत तो करवानी ही थी। देखो अब इसमें कितनी अच्छी लग रही है। और रही छोटी बहू की बात, तो वो मैगी बनाए या खीर, पहली रसोई तो उसने कर दी ना। और कल से तो वही रसोई संभालेगी, और वो भी अभी बच्ची है। बहू को भी बेटी की तरह प्यार करो और उसकी गलतियों को माफ करो। विनोद डरते हुए सब कह जाता है और सब गुस्सा होकर खाना खाते हैं।